नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रोशन साथ स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों चैप्टर 4 क्लाइमेट जलवायु जो चैप्टर आपका रहेगा इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा, भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। मतलब भारत में जो मौसम तंत्र है, मौसम है, उसको चेंज करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं, तो इसको हम आज जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में जो मानसून है उसको प्रभावित करने वाले 3 जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है, तो उसमें से पहला जो हमारा रहेगा वो है दबाव तथा वायु धरातलीय वितरण। दबाव का मतलब है, देखिए, जो जिन क्षेत्रों में वायु का दबाव ज़्यादा रहता है, जैसे कि हमारे मैदानी जो इलाके हैं यहाँ वायु का दबाव ज़्यादा रहता है, और वायु का जो धरातलीय वितरण है वो भिन्न भिन्न प्रकार से है। मतलब कहीं ज़्यादा और कहीं कम है, किसी क्षेत्र में ज़्यादा रहेगा और किसी क्षेत्र में कम रहेगा, तो वहाँ भी जो मौसम है उसको ये चीज़ प्रभावित करती है। दूसरा हमारा रहेगा कि ऊपरी वायु परिसंचरण और वायु राशियों का अंतः प्रवाह, जेट प्रवाह। देखिए, यहाँ पर चीज़ों को समझने के लिए हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि भैया जो परिसंचरण है, ऊपरी वायु का परिसंचरण है, और वायु राशियाँ जो बहुत सारी राशियों को मिलाकर, वायु को मिलाकर वायु राशि बनती है, और जेट प्रवाह जो लगभग क्षोभ मंडल में 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली जो हवा है, जेट प्रवाह, उसके माध्यम से हमारा जो मौसम है उसको प्रभावित ये जेट प्रवाह करती है। अगला देखिए, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ तथा वर्षा ऋतु में उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वर्षा। भारत में क्या होता है कि जो शीत ऋतु होती है, ठंड का समय होता है, उस समय पश्चिमी विक्षोभ आता है। पश्चिमी मतलब भारत का मैप देखिए इस प्रकार से, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो भाग आपका है ये पश्चिमी भाग है, तो यहीं से पश्चिमी विक्षोभ आता है और खासकर इन क्षेत्रों में दक्षिण भारत में वर्षा करवाता है। वहीं पर उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आते हैं लगभग, और इन राज्यों में वहाँ पर एक बड़ी मात्रा में एक तबाही होती है, और ये मतलब एक प्रकार से चक्रवात को लाने में सहायक होते हैं और वर्षा भारत में हो जाती है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसंचरण क्षेत्र, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ITCZ। क्या है? देखिए, ITCZ जो आपका है वो विशेषता जो होता है भूमध्य रेखा के निकट व कटिबंधीय है, जहां उत्तरी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। देखिए, सिंपल सा ये बात कह रहा है कि जो भूमध्य रेखा आपकी होती है, ठीक है, भूमध्य रेखा लगभग आप मान के चलिए कि भारत जो है ना, तो देखिए भारत में केवल कर्क रेखा आती है, जो भूमध्य रेखा है वो भारत में नहीं आती है। तो जो भूमध्य रेखा आपकी है वह भूमध्य रेखा के निकट कटिबंध है, जहां उत्तरी गोलार्ध, अब देखिए हमने आपको पहले भी बताया होगा मैंने आपको, देखिए ये आपका पृथ्वी है, तो पृथ्वी में ये जो ऊपर का क्षेत्र है ये आपको उत्तरी गोलार्ध है, और जो ये नीचे का क्षेत्र है ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, इतना बात थोड़ा समझ लीजिए। तो उत्तरी गोलार्ध तथा उत्तर पूर्वी, मतलब उत्तर और पूर्वी ये वाला भाग, ठीक है, उत्तर पूर्वी पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी, मतलब दक्षिण पूर्वी ये वाला भाग, ठीक है, उत्तर पूर्वी ये हो गया, दक्षिण पूर्वी ये वाला भाग हो गया, ठीक है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में जब मिल जाती है, मतलब व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, कुछ टाइम पीरियड में जो पवनें आपस में चलती हैं वो व्यापारिक पवनें होती हैं, तो आपस में जब मिल जाती हैं तो वही इस प्रकार की जलवायु का एक निर्माण करती हैं। दूसरा देखिए, सूर्य से लंबवत किरणें तथा इसके साथ स्थिति में परिवर्तन होता है, और ग्रीष्मकाल में इसकी स्थिति में उत्तर में कर्क रेखा के निकट तथा शीतकाल में मकर रेखा के निकट आ जाता है। मतलब ये जो उष्णकटिबंधीय अभिसंचरण है वो सूर्य के लंबवत, देखिए सूर्य के लंबवत का मतलब होता है जो सूरज, मान लीजिए ये सूरज है, ठीक है, ये सूरज है आपका, तो सूरज की जो किरणें हैं सीधा आ रही है ना, तो इसको लंबवत बोलते हैं। तो सूरज की लंबवत किरणों के साथ इसकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है, मतलब जो चेंजेस होते हैं, ग्रीष्म काल में इसकी स्थिति में उत्तर में कर्क रेखा के निकट और शीतकाल में मकर रेखा के निकट होता है। देखिए, आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ पर है, तो आप थोड़ा सा याद वर्ड्स को यूज़ कर लीजिए तो आपको याद रहेगा। तीसरा देखिए कि ग्रीष्म ऋतु में इसकी स्थिति 25 डिग्री अंश उत्तरी अंश पर होती है, और इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती है। मतलब भारत में जो व्यापारिक पवनें होती हैं, जो 25 डिग्री पर जो ये बता रहा है, वो जब प्रवेश करती हैं तो भारत में क्या लाती हैं, भारत में एक प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत में प्रवेश होता है। भारत में लगभग जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। तो अभी तक हमने जो बात करी कि भाई
अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसंचरण क्षेत्र क्या है, और मैंने आपको जैसे बताया कि पहला रहेगा भूमध्य रेखा के निकट वह कटिबंध है जहां उत्तरी गोलार्ध से उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। और दूसरा रहेगा सूर्य की लंबवत जो किरणें हैं इसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, और ग्रीष्मकाल में इसकी स्थिति में उत्तर में कर्क रेखा के निकट तथा शीतकाल में मकर रेखा के निकट एक प्रकार से जो आपकी रेखा है, मतलब जो पवनें हैं आपस में आती हैं। और तीसरा रहेगा आपके ग्रीष्म ऋतु में इसकी स्थिति में 25 डिग्री जो आपका एक प्रकार से अंश उत्तर अक्षांश पर होता है, और इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत में लाती हैं। इस प्रकार से भारत में जो ये एक प्रकार से भारत में प्रवेश होता है मानसून का हो जाता है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो ऊपर के जो क्वेश्चन थे वो भी आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये रहने वाला है कि जेट प्रवाह क्या है और इसके क्या प्रभाव रहेंगे। देखिए, जेट प्रवाह जो होता है वो क्षोभ मंडल, पहले मैं आपको बता दूं कि क्षोभ मंडल जो है वो हमारे वायुमंडल का पहला परत। देखिए, ये हमारा वायुमंडल मान लीजिए, तो पहला परत है आपका क्षोभ मंडल, दूसरा आपका है समताप मंडल, तीसरा आपका है मध्य मंडल, चौथा आपका है आयन मंडल, और पांचवा आपका जो है बाह्य मंडल। तो ये देखिए, ये वाला जो है इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में 12 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर जो ऊंचाई है उसमें 36 दिशा में, 36 का मतलब जैसे मैंने निशान बना रखा है ये वाला, ये 36 होता है, और ये सीधा अगर बना दूंगा निशान तो ये लंबवत होता है। जो 36 दिशा में तेज गति से चलने वाली वायु धाराओं को जेट प्रवाह बोलते हैं, मतलब तेज गति से चलती हवाएं हैं इसको जेट प्रवाह बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। इसमें देखिए, शीत ऋतु में ये अत्यंत लाभकारी होती है। अब क्या होती है शीत ऋतु, मतलब ठंड का समय। शीत ऋतु में अत्यंत लाभकारी वर्षा वाले पश्चिमी विक्षोभ को भारत में लाने का काम यही जेट स्ट्रीम करती है। मतलब भारत में जो ठंड के समय में शीत ऋतु में जो वर्षा आती है, जो पश्चिमी विक्षोभ को लाता है, वो जेट स्ट्रीम लाती है। मतलब जेट स्ट्रीम पश्चिमी विक्षोभ को भारत में लाती है, और ये वर्षा करवाने में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अब देखिए, जेट स्ट्रीम अपनी स्थिति में परिवर्तन के कारण ही ये विक्षोभ भारत में आते हैं। मतलब जो जेट स्ट्रीम है इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, और इसी कारण जो पश्चिमी विक्षोभ में जो वर्षा करवाते हैं भारत में वो आते हैं। इसी के साथ देखिए इसका दूसरा, इसी प्रकार पूर्वी जेट प्रवाह जो है, मतलब पूर्व में, ये तो पश्चिम था ना, इधर से आने वाला, तो पूर्व इधर से आने वाला, ठीक है, पूर्व से क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में एक आकर्षित करता है। मतलब जो चक्रवात आपको पश्चिम बंगाल की खाड़ी में आते हैं उसका एक सिंपल सा रीजन यही है कि पूर्वी जो जेट प्रवाह है वो खींचता है उसको अपनी तरफ। ठीक है, इस कारण एक प्रकार से भारत में चक्रवात आकर्षित हो जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप करके ही जाना, और चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन आपका आ जाए कि भारत के प्रमुख जो मानसून है भैया, मानसून की क्या विशेषताएं, कि भारतीय मानसून की क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है भाई भारतीय मानसून की। तो पहला मैं आपको बता दूं कि भारतीय जो मानसून है वो ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन होता है। मतलब जैसे जैसे ऋतु चेंज होता है, जैसे कि हम अगर कहें कि ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, तो जैसे ऋतु चेंज होगा वैसे ही पवन की दिशा चेंज हो जाएगी। तो ये विशेषता है। दूसरा, मानसून पवनों का अनिश्चित तथा संदिग्ध होना। कहने का मतलब है जो मानसूनी पवनें भारत में चलती हैं, जो वर्षा करवाती हैं, हो सकता है वो पवनें चले या ना चले। अगर चलेंगी तो सही भाई वर्षा करवा देंगी, नहीं चलेंगी तो सूखा आ सकता है। और अगर तो ये मतलब एक प्रकार से अनिश्चितता रहती है। अगर वर्षा हुई तो कह लीजिए कि भैया कृषि अच्छी हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है, या मौसम अच्छा रहेगा। अगर वर्षा नहीं हुई तो सूखे की स्थिति आ जाएगी, ज़्यादा वर्षा हुई तो बाढ़ आ जाएगा। अनिश्चितता मतलब बनी रहती है, नियमित नहीं है, फिक्स नहीं है कि इतना होगा ही होगा। उसके बाद देखिए, मानसून पवनों के प्रादेशिक स्वरूप भिन्न होते हुए भी भारतीय जलवायु को व्यापक एक रूपता देता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे चेंजेस जरूर है। कहने का मतलब मान लीजिए कि जो आपका द्रास का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंडा है, वहीं पे राजस्थान का चुरू बहुत गर्म है, वहीं पर जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है, तो आपका मानसून नाम जो मेघालय में है वहाँ सबसे ज़्यादा। उसके बावजूद जो इनका स्वरूप है ना वो मानसूनी जलवायु है। मतलब तो एक रूपता क्या है कि मानसूनी ही जलवायु हर जगह पाई जाती है। भिन्नता ये है कि कहीं जगह गर्म है, कहीं ठंडा है, और कहीं ज़्यादा वर्षा है, कहीं कम वर्षा है। ऐसा क्वेश्चन आपको याद रखना। अब देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि मानसून प्रस्फोट से आप क्या अभिप्राय है, या मानसून प्रस्फोट होता क्या है। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आर्द्रता से लदी पवनें जब अत्यंत भारी हो जाती हैं तो अपनी अधिशेष नमी को अधिक गर्जन के साथ छोड़ती हैं। कहने का मतलब मान लीजिए ये है कि जो मानसूनी प्रस्फोट होता है, मानसून प्रस्फोट होता है, उसमें आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी एक प्रकार से, ठीक है, नमी की मात्रा। लदी पवनें जब अत्यंत भारी हो जाती है, अब सिंपल सी बात है, सिंपल पवनें जो होंगी, सूखी पवनें जो होंगी वो हल्की होंगी, लेकिन जिसमें आर्द्रता होगा, नमी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वो अपनी अधिशेष नमी को अधिक गर्जन के साथ छोड़ती है। मतलब जो भी नमी रहेगी उसको बहुत तेजी से, गर्जन का मतलब बहुत तेज आवाज़ के साथ छोड़ती हैं, ठीक है। तो ये इसमें रहने वाला है। और जो क्या करती हैं,
जो मूसलाधार बारिश करती है, मूसलाधार का मतलब होता है बहुत तेज गति से ये एक प्रकार से बारिश करवाती हैं। क्या करवाती हैं? बारिश करवाती हैं। और ये इतनी अधिक वर्षा होती है, कितनी बहुत अधिक वर्षा होती है, कुछ घंटों तक एक विस्तृत क्षेत्र को बाढ़कृत कर देती हैं। बाढ़कृत का मतलब पूरा एक बाढ़ सा ला देती हैं अगर इतनी लंबी वर्षा होती है कुछ घंटों में, ठीक है। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा आसक्त माह की शुरुआत हो जाती है। मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून जो एक प्रकार है उसकी शुरुआत होती है और मानसून के इस अकस्मात आरंभ को ही मानसून प्रस्फोट कहते हैं। अकस्मात का देखिए मतलब होता है कि एकदम से, जो मतलब यहाँ पे देखिए अकस्मात का मतलब होता है एकदम से, मतलब कोई वर्षा का कोई मौसम नहीं था या होना नहीं था, उसके बावजूद एकदम से वर्षा जब हो जाए उसको अकस्मात बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न आपका, मानसून में विच्छेद किसे कहते हैं? देखिए बहुत ज़रूरी, ये भी क्वेश्चन मैंने देखा सैम्पल पेपर में हमने सॉल्व करवाया था कि मानसून विच्छेद क्या होता है। देखिए मानसून विच्छेद क्या है, मान लीजिए कि भैया वर्षा आने वाली थी 1 तारीख को, ठीक है। वर्षा अगले 2 से 3 हफ्ते नहीं आई, मान लीजिए 14 तारीख तक, या मान लीजिए 14 तारीख से भी ज़्यादा समय हो गया, ठीक है। तो 1-2 हफ्ता हो गया ना। अब 2 हफ्ता या 2 हफ्ते से अधिक समय के लिए जब किसी क्षेत्र विशेष में वर्षा करवाने में पवनें असफल रहें तो उसे हम मानसून विच्छेद कहते हैं। देखिए यहाँ पे होगा कि मानसून में विच्छेद तब होता है जब पवनें 2 सप्ताह या उससे अधिक, मतलब 14 दिन या उससे अधिक वर्षा करवाने में असफल रहती हैं। तो वर्षा काल में जो शुष्क दौर आता है, शुष्क दौर का मतलब बताता हूँ आपको मैं, जो नमी की मात्रा नहीं होती, बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, तो जो शुष्क दौर आ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मानसून विच्छेद कहते हैं। और इसका कारण जो एक प्रकार से होता है, कारण या तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में कमी का होना होता है, या भारत में उष्णकटिबंधीय अभिसंचरण क्षेत्र में स्थिति में परिवर्तन। जैसा हमने अभी देखा था ऊपर, ये प्रश्न आया हुआ था कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसंचरण जो आपका होता है उसमें अगर परिवर्तन होता है तो ऐसा मानसून विच्छेद हो जाता है, ठीक है। पश्चिमी तटीय शुष्क दौर तब आता है, पश्चिम तट में शुष्क दौर कब आता है? देखिए भारत का अगर मान लीजिए आप, ये मैप भारत का मैप है, ठीक है। तो भारत के इस मैप में नीचे की तरफ देखिए, अगर मान लीजिए भारत का ये मैप है, करते थोड़ा सा हम, देखिए ये मान लीजिए भारत का मैप है, तो ये पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट में जो शुष्क का दौर आता है, शुष्क का मतलब होता है एक प्रकार से कि बहुत ज़्यादा गर्म एक प्रकार से मौसम। पश्चिमी तट में शुष्क दौर तब आता है जब वाष्प से लदी हुई वायु राशि तट के समानांतर चलती है। तट मतलब मान लीजिए ये आपका तट है और इसके समानांतर बिल्कुल सीधे में चल रही है, ठीक है। तो तब पश्चिमी तट पे शुष्क दौर आता है। और पश्चिमी राजस्थान में तापमान की विलोमता वाष्प से लदी हुई ऊपर वायु को ऊपर उठाने से रोकती है और वर्षा नहीं होती। मतलब एक प्रकार से जो राजस्थान का, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पश्चिमी राजस्थान में तापमान में विलोमता है। विलोमता का मतलब है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा भिन्न जलवायु है, देखिए, ठीक है। तापमान कहीं ज़्यादा और कहीं कम है, तो उससे कारण क्या होता है कि वाष्प से लदी हुई जो वायु होती है, वाष्प का मतलब जिसमें नमी होती है, जो वर्षा करवा सकती है, उसको ऊपर उठने से वो रोकती है। अब देखिए जब विलोमता है, जब भिन्नता है ना, तो वो एक प्रकार से जो प्रक्रिया चलती है नॉर्मल, वो प्रक्रिया नहीं चलती है, और वो उस प्रक्रिया ना चलने के कारण राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जलवायु प्रदेश क्या होते हैं और कोपेन की पद्धति के प्रमुख आधार कौन से हैं। देखिए जलवायु प्रदेश उस भूभाग को कहते हैं, मतलब उस जमीन को कहते हैं जहां जलवायु के तत्वों के संयुक्त प्रभाव से जलवायु की एक जैसी दशाएं पाई जाती हैं। कहने का मतलब यहाँ से आंसर रहेगा कि जलवायु तत्वों के संयुक्त प्रभाव से जलवायु की ऐसी दशा पाई जाती है। कोपेन ने जलवायु को जो वर्गीकरण किया है वो तापमान और वर्षा है। यहाँ पे देखिए जलवायु प्रदेश वो है जहाँ तत्वों में संयुक्त प्रभाव से जलवायु की एक दशाएं पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये क्षेत्र है और यहाँ पर एक जैसी जलवायु की दशाएं पाई जाएंगी, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? जलवायु प्रदेश कह देंगे। और जो कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है, तो केवल 2 शब्द याद कर लीजिए, तापमान और वर्षा। तो कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है तापमान और वर्षा के आधार पर, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए इसमें अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है कि उत्तर पश्चिम जो आपका भारत है उसमें रबी की जो फसलें बोई जाती हैं, एक प्रकार से बोने वाले किसानों ने किस प्रकार के चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है और वे चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं। मतलब जो पश्चिम है, एक प्रकार से देखिए भारत का अगर मैप आप देखेंगे तो जो पश्चिमी तट है ये वाला, यहाँ पर जो रबी की फसल बोई जाती है या बोने वाले जो किसान हैं वो किस प्रकार से चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है और वे चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो देखिए उत्तर पश्चिम जो आपका भारत है वहाँ पर रबी की जो फसल बोने के वाले जो किसान हैं
वो पश्चिमी दिशा से आने वाले जो चक्रवात है वहाँ से वर्षा प्राप्त होती है। मतलब इसी दिशा से जो चक्रवात आते हैं और वर्षा करवाते हैं इन क्षेत्रों में, तो इसी के माध्यम से वो कृषि करते हैं। ठीक है, मतलब पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से करते हैं। और ये जो भूमध्य सागर आपका है ना, वहाँ से उत्पन्न होती है। मतलब ये जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भूमध्य सागर से उत्पन्न आपका होती है और भारत में वर्षा करवाती है, और इसके माध्यम से रबी की फसल जो है उत्तर पश्चिम भाग के जो किसान है वो करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इसमें जो प्रश्न हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जीके के क्वेश्चन में भी आ सकता है, आगे कहीं एग्जाम में अगर आप देने जाएंगे तो ये प्रश्न आपका आ सकता है। क्वेश्चन है कि संसार में सर्वाधिक वर्षा मानसून राम में क्यों होती है, और क्या ऐसा कारण है कि वहीं वर्षा होती है, कहीं और क्यों नहीं होती है। देखिए, मानसून बंगाल की खाड़ी की शाखा, एक प्रकार से मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा गंगा के डेल्टा को पार करके मेघालय की गारो, खासी और जैंतिया। क्वेश्चन एक और बन गया भाई कि जो गारो है, खासी है और जैंतिया जो पहाड़ियाँ वो कहाँ है, मेघालय में है। तो आपको याद रखना है कि गारो, खासी और जैंतिया की जो पहाड़ियों की आकृति है वो कीप के आकार की है। कैसी है? कीप के आकार की। अभी यही कारण है, ये जो कीप की आकार की है ना, यही कारण है कि वर्षा ऐसी होती है। देखते हैं, ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो जिसमें वायु को एकदम ऊंचा उठना पड़ता है। अब देखिए, कीप के आकार की है मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची होगी। अब ऊंची है मतलब इसे अब क्या करना पड़ेगा, बहुत लंबा ऊंचा उठना पड़ेगा। तो कभी कभार क्या होता है कि जो पवनें ऊपर उठती हैं वो ऊपर नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, यही कारण है, और नीचे एकदम से वर्षा करवाती हैं। तो एकदम से ऊपर उठना पड़ता है, इससे वो भारी वर्षा होती है। और यहाँ पर स्थित जो चेरापूंजी है वहाँ पर लगभग, देखिए पुराना डाटा है कि चेरापूंजी में सर्वाधिक, मैं आपको बता दूं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा पहले कहाँ हुआ करती थी, चेरापूंजी में। कितनी है आपकी है 1100 आपका 2 सेंटीमीटर। देखिए, वर्षा को जो मापा जाता है वो सेंटीमीटर से मापा जाता है। तो वार्षिक वर्षा जो होती थी वो 1102 मीटर आपका सेंटीमीटर हुआ करती थी, जो अभी तक विश्व की सर्वाधिक मानी गई थी। परंतु एक नवीनतम आंकड़ा, मतलब नया जो आंकड़ा है, वो चेरापूंजी के पश्चिम में 16 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है मानसून राम। देखिए क्या नाम है उसका, मानसून राम। वहाँ पर 1221 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मतलब भारत में सर्वाधिक जो वर्षा है या विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा है वो मानसून राम में होती है। और कितनी होती है, 1221 सेंटीमीटर वर्षा होती है वार्षिक। ठीक है, याद रखने वाली ये बात है। अगला प्रश्न देखिए कि तमिलनाडु के प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है। इसका सिंपल एक आंसर है, पश्चिमी विक्षोभ। अगर देखिए आपको आंसर सिंपल देना है तो जो भारत का पूर्वी तट है वहाँ पे तमिलनाडु जो है, वहाँ पश्चिमी जो मानसून है या पश्चिमी विक्षोभ जो है उसके द्वारा ही वर्षा प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त नहीं करता। तमिलनाडु के तट में क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा के समानांतर अरब सागर की धारा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ उत्तर पूर्व से लौटते मानसून की धारा बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों के प्रवाहाधीन शीत ऋतु में वर्षा करवाती है। मतलब जो लौटता हुआ मानसून है, एक सिंपल आंसर देखिए, लौटता हुआ जो मानसून है, मान लीजिए मानसून आया था 1 जून को, ठीक है, अगला जैसे कि लौटना शुरू करता है 1 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में मानसून लौट रहा होता है। तो 1 सितंबर से जो 15 अक्टूबर है उस दौरान क्या होता है कि हमारे तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है। तो लौटते हुए मानसून के कारण तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहाँ भारी वर्षा दर्ज की जाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है, तो आपको सिंपल याद रखना है, इसके शब्द भी याद रख सकते हैं और जो मैं कह रहा हूँ आप वो भी याद कर सकते हैं। मैंने बोला लौटते हुए मानसून के कारण उत्तर पूर्वी जो आपका लौटता हुआ मानसून है, लास्ट में देखिए उत्तर पूर्वी जो लौटता हुआ मानसून है, इसके कारण ही यहाँ पर एक प्रकार से शीत ऋतु में या ठंड के समय में, जाड़े के समय में वर्षा की जाती है या होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 5 नंबर में आ सकता है और बहुत ज़रूरी है, वो है भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ क्यों है। जो मानसून है जो एक प्रकार से, ठीक है, वो जुआ क्यों है, ऐसा क्या कारण है कि भारतीय किसान के लिए मानसून जुआ है। जुए का मतलब है कि हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो देखिए कृषि की जो पैदावार है, ये कृषि की जो फसलें होती हैं वो मानसून पर निर्भर करती है। मतलब अगर वर्षा अच्छी हुई तो भैया कृषि अच्छी होगी, उपज अच्छी होगी, सफलता मिलेगी। लेकिन अगर वर्षा नहीं हुई या वर्षा कम हुई, कम मात्रा में हुई, तो संभवतः ये है कि कृषि अच्छी नहीं होगी। वर्षा अधिक हुई तो बाढ़ आ सकती है, कम हुई तो सूखा हो सकता है। तो भारत में कृषि की सफलता या असफलता किस पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है।
दूसरा देखिए डाटा दिया गया है कि भारत की जनसंख्या में लगभग 64% जो जनसंख्या है वो अपनी जीविका के लिए किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। वर्षा की उच्च परिवर्तिता के कारण देश में कुछ भागों में सूखे और बाढ़ जैसी जो संभावनाएं हैं बन जाती हैं। आपने देखा होगा या सुना भी होगा कुछ समय पहले बिहार जो हो गया या यूपी हो गया या अन्य राज्यों में लगभग बाढ़ आता है और कुछ ही समय बाद गर्मियों के समय अभी आप सुनेंगे कि वहाँ बाढ़ एक सूखा पड़ गया है। यही कारण है कि भारत में जो मानसून है वो अनिश्चित है, कभी ज़्यादा पानी बरस जाता है और कभी वर्षा होती ही नहीं है। अगला देखिए, भारत में सफलता जो कृषि की सफलता है वो मानसून पर निर्भर है। मतलब सफलता जो कृषि की है वो किस पर निर्भर है, मानसून पर। और ये अनिश्चित है, एक प्रकार से अनिश्चित का मतलब नियमित रूप से नहीं करती है। अगर अच्छा हुआ वर्षा तो ठीक है, नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक निश्चित समय पर होना ज़रूरी है। अगर 1 तारीख को होना था और वो हो रहा है 20 तारीख को वर्षा, तो भाई वो किसी काम का नहीं है। मतलब समय पर अगर कोई चीज़ काम ना आए तो एक समय के बाद वो चीज़ निरर्थक है, बिना किसी यूज़ के है। वैसे ही वर्षा है, अगर एक समय पे हुई तो अच्छा है, वरना बेकार है। अगला प्रश्न पॉइंट देखिए, सिंचाई विहीन क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता या अनिश्चितता एक विशेष प्रभाव पड़ता है। मतलब जो सिंचाई विहीन है, जैसे हमारे जो कुछ राज्य हैं जिसमें राजस्थान है, क्या है, राजस्थान है हमारा, जिसमें कुछ राज्य हमारे हैं। अगला हमारा जो राज्य है, आपने मध्य प्रदेश सुना हो, MP, महाराष्ट्र आपका है, ठीक है। और भी बहुत सारे हमारे ऐसे राज्य हैं जहां पर वर्षा की या सिंचाई की बहुत ज़रूरत होती है, वरना आपका कृषि अच्छा नहीं होगा। तो वहां पर ज़्यादा मात्रा में जो मानसून है वो प्रभावित करता है कृषि को, ठीक है। अगला देखिए, मानसून का अचानक प्रस्फोट देश में व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन। प्रस्फोट का मतलब एकदम से अनिश्चित तरीके से जब वर्षा शुरू हो जाती है बिना किसी बात के, समझ लीजिए कि भैया वर्षा ऋतु जा चुकी है, वर्षा का समय जा चुका है, उसके बावजूद जब वर्षा हो जाए और बड़े स्तर पे बाढ़ ला दे कुछ घंटों में, भी हमने ऊपर पढ़ा था कि कुछ घंटों में बाढ़ का मौसम बिल्कुल बाढ़ सा बना दे उस क्षेत्र को, बड़े विस्तृत क्षेत्र को, तो क्या होता है कि जो मृदा की ऊपरी परत है वो हट जाती है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में सूखा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एकदम से पानी आके गीला कर दिया, मट्टी गीली हो गई, पानी में मिल गई, अब वो पानी के साथ दूर दूर बहती चली जाएगी, दूर दूर बहती चली जाएगी। ये चीज़ समझिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में वर्षा पर्वतकृत है और वर्षा के वितरण तथा इस पर उच्चावच के प्रभाव के संदर्भ में 5 उदाहरण दीजिए। कि भैया ये कह रहा है कि जो भारत में वर्षा है वो पवनकृत है, मतलब पवन के माध्यम से प्रभावित होती है, और वर्षा के वितरण तथा इस पर उच्चावच के प्रभाव के संदर्भ में हमें 5 उदाहरण देने हैं। तो पहला जो हमारा उदाहरण रहेगा वो रहेगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के कारण पश्चिमी तटीय मैदान में भारी वर्षा होती है। जो पश्चिम के घाट है उसी कारण पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। अब देखिए भारत के जो मैप है इसमें ये पश्चिमी घाट है जिसमें अरब सागर इधर है, और ये पूर्वी घाट है जिसमें बंगाल की खाड़ी इधर है। तो ये कहना चाह रहा है कि अरब सागर की मानसूनी जो पवनें होती हैं, अरब सागर की जो मानसूनी पवनें होती हैं वो पश्चिमी घाट में आकर टकराती हैं और मैदान में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देखिए 250 सेंटीमीटर एक अच्छी खासी वर्षा है, और इतना किसी भी कृषि के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बहुत इनफ पानी है, इतना बहुत अच्छा खासा वर्षा है 250 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट देखिए, पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में वर्षा कम होती है। अब देखिए पश्चिमी घाट को पार करने के बाद जो नीचे जब वर्षा उतरती है या जो वायु है जो वाष्पकृत है, तो फलस्वरूप क्या होता है कि इसका तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने के कारण आर्द्रता में कमी आ जाती है। अब देखिए जैसे जैसे मौसम में टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी, प्लस होगा वो, वैसे वैसे हमारा जो मानसून में या हमारे हवा में पानी था, आर्द्रता थी, वो समय के साथ कम होती चली जाएगी और लगातार सूखा हो जाएगा। और इसी कारण क्या होगा कि उससे दक्षिणी पठार में वृष्टि छाया क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। मतलब हो सकता था वर्षा ज़्यादा होती, लेकिन बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि आपके जो तापमान है उसमें वृद्धि हो जाती है और आर्द्रता में कमी हो जाती है। इस कारण जो आपका दक्षिण पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र है वहाँ बहुत कम वर्षा होती है। अगला देखिए इसमें कि मेघालय में पर्वतों की बनावट के कारण भारी वर्षा होती है। अब मेघालय में क्या है कि जो पर्वत है वो कीप के आकार के हैं। कैसे हैं? कीप के आकार के, बहुत मतलब मान लीजिए बहुत ज़्यादा ऐसे हैं बिल्कुल। अब कीप तो ऐसी ही होती है कि बहुत नुकीली सी ऊपर है और नीचे बिल्कुल ऐसा है। तो कीप के आकार के जो पर्वत है इसके कारण क्या होता है, गारो खासी जयंती, अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था कि गारो खासी जो जयंतियाँ हैं वो मेघालय पर्वत हैं और ये कीप के आकार की हैं, और पहाड़ों से ये टकरा जाती हैं, जो हवाएं हैं पहाड़ों से टकरा जाती हैं, और इसी कारण यहाँ भारी वर्षा होती है। अरावली पर्वत का देखिए नाम आ चुका है। अरावली पर्वत जो है ये राजस्थान में है और भारत की सबसे पुरानी आपकी पर्वत श्रृंखला है।
तो अरब सागर की मानसूनी पवनों की तीसरी जो शाखा है वो उत्तर पूर्वी दिशा में अरावली के समानांतर न आने के कारण पूरे राजस्थान में वर्षा नहीं होती। अब देखिए, जो आपकी उत्तर अरब सागर से जो हवाएं चलती हैं वो इसकी सीध में नहीं आती। मतलब मान लीजिए यहाँ अरावली पर्वत है, तो ये हवाएं इधर नहीं आ रही, अगर इधर आ जाती तो वो रोक लेता, लेकिन इधर हवाएं आती नहीं, इधर चली जाती है ऐसे, तो इस कारणवश यहाँ वर्षा नहीं होती है। मतलब राजस्थान में इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। अगला देखिए, मानसूनी पवनों की दिशा पर हिमालय का प्रभाव। अब भारत में जो मानसूनी पवनें हैं उसमें हिमालय का क्या प्रभाव है? बहुत ज़्यादा प्रभाव है। देखिए, बंगाल की खाड़ी दूसरी शाखा सीधे हिमालय के पर्वत से टकराती है और यहाँ हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों को पार करने में असमर्थ होती है। अब देखिए, बंगाल ये खाड़ी इधर है, भारत की पूर्वी तट में है, इधर से हवाएं आती है और वो हिमालय की जो ऊंची चोटी है उसको पार नहीं कर पाती। मान लीजिए ये हिमालय है, तो ये हवाएं आई और उसकी चोटी को पार नहीं कर पाई है। अब पार नहीं कर पा रही है तो क्या होगा कि पश्चिम की ओर हिमालय पर्वत के समानांतर में चलना शुरू कर देती है। अब पश्चिम की ओर क्या होता है, ये चलना शुरू कर देती है और जैसे जैसे एक प्रकार से ये पश्चिम की ओर बढ़ती हैं त्यों त्यों नमी में कमी आ जाती है। जैसे जैसे इधर की ओर आती हैं, ये ऊपर तो नहीं जा पाई, जैसे जैसे इधर आती हैं तो तापमान में एक प्रकार से नमी में कमी दर्ज की जाती है और वर्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका प्रश्न था बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये वाला, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितने स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं? देखिए, 4 ही स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है शीत ऋतु, सिर्फ नाम याद कर लीजिए, शीत ऋतु। दूसरा आपका रहेगा इसमें ग्रीष्म ऋतु। कौन सा है? ग्रीष्म ऋतु। शीत का मतलब ठंडा है और ग्रीष्म का मतलब गर्म है, 2 ऋतु हो गई। तीसरा आपका है दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु और चौथा आपका है मानसून की लौटती ऋतु। तो 4 ऋतुएं हमने बोली हैं। पहला है आपका शीत ऋतु, कौन सा है? शीत ऋतु। दूसरा आपका है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु और चौथा है मानसून के लौटने की ऋतु। तो 4 ऋतुएं भारतीय जो मानसून विज्ञान है या एक प्रकार से संस्था है उसके द्वारा बांटा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भाई उदाहरण देकर समझाइए कि भारत की जलवायु भारत की स्थिति तथा उच्चावत से प्रभावित है। मतलब भारत की जो जलवायु है एक प्रकार से जो स्थिति है तथा उच्चावत से प्रभावित है। तो देखिए, यहाँ पर जो भारत है, भारत बहुत ज़्यादा मात्रा में हम कह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे भारत की लोकेशन हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, अब ये सॉरी ये वर्ल्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये बीच में है विषुवत रेखा, विषुवत जो रेखा है इसके ऊपर है भारत। यहाँ पर मान लीजिए भारत है और कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। ये भारत था, मैंने बताया, और कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। अब भारत की जो स्थिति है यहाँ मान लीजिए, अब हम भारत बना देंगे। मान लीजिए ये भारत का मैप है, कुछ हद तक प्रयास करता हूँ मैं, बन जाए तो अच्छा रहेगा। ये तो बन नहीं पा रहा है, रुकिए देखते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए ये ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, ये चलिए कोई बात नहीं, ऐसा देख लेते हैं। ये मान लीजिए भारत का मैप है। इस भारत के मैप में देखिए उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में आपका एक प्रकार से ये हिंद महासागर है। ये हिमालय है, ये हिंद महासागर है। पश्चिम में आपका अरब सागर है और पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी है। इस प्रकार से भारत की जो स्थिति है वो ऐसी है मतलब। और भारत से 8 राज्यों से यहाँ पर देखिए कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। अब अक्षांश देख लेते हैं हम लोग। तो भारत का दक्षिणी भाग है वो विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में पड़ता है। ये जो भाग आपका है मान लीजिए विषुवत रेखा और एक प्रकार से विषुवत रेखा के बीच में पड़ता है और उष्णकटिबंधीय प्रभाव रहता है, जबकि कर्क रेखा के ऊपर यहाँ शीतोष्ण है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो उष्णकटिबंधीय प्रभाव है वो नीचे रहेगा, मतलब दक्षिणी भाग में यहाँ उष्णकटिबंधीय प्रभाव रहेगा और ऊपर की तरफ जो है शीत प्रभाव रहेगा, थोड़ा ठंडा रहेगा अक्षांश होने के कारण। पर्वत श्रेणी, अब देखिए भारत में उत्तर में जो हिमालय है ना, हिमालय ये ध्रुवों से आने वाली ठंडी जो पवनें हैं। अब देखिए भारत में उत्तर में क्या है, हिमालय। हिमालय में क्या होता है, जो हवाएं ऊपर से आ रही हैं, ठीक है, ऐसे आ रही हैं, ऊपर से जो हवाएं आ रही हैं उन हवाओं को ये हिमालय पर्वत रोक दे रहा है। तो उन हवाओं को जब हिमालय पर्वत रोक दे रहा है तो ये भारत में ठंड नहीं ला पा रही है। मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर भारत का एक रहता है, एक जलवायु है, उसको ये हवाएं प्रभावित नहीं कर पा रही हैं। तो हिमालय पर्वत बहुत ज़रूरी है, ध्रुवों से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु समताकारी रहती है। समताकारी का मतलब है समान रूप बनी रहती है, जैसा मैंने बताया।
और यही पर्वत श्रृंखला मानसून पवनों को रोककर वर्षा कराने में सहायक। कहने का मतलब है ये हिमालय पर्वत है, ये पवनें चल रही हैं, हिमालय पर्वत की ओर जाती हैं, टकराकर वापस आ जाती है क्योंकि हिमालय पर्वत को पार नहीं कर पाती हैं और इसी कारण वर्ष भारत में वर्षा होती है। ठीक है, अगला देखिए इसमें जल एवं स्थल का वितरण। देखिए जहां जैसे जैसे देखिए जो बंगाल की खाड़ी है, देखिए यहाँ पे भारत में प्रायद्वीपीय भाग पर बंगाल की खाड़ी से अरब सागर से घिरा एक प्रकार से है, तो वहाँ की जलवायु कैसी है कि भारत के उत्तरी भाग जो स्थलबद्ध है वहाँ तापमान और ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक, शीत ऋतु में बहुत कम हो जाता है। देखिए क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए भारत का जो लोकेशन है यहाँ पर देखिए तटीय इलाके हैं, इन तटीय इलाकों में जो अरब सागर है, जो ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर जो ये आसपास के इलाके हैं यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सम है, मतलब समान है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा बदलता नहीं है। लेकिन जो ये स्थल वाले क्षेत्र हैं जैसे दिल्ली हो गया या आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या है टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बदलता है। मतलब ठंड के समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और गर्मी के समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन इन तट इलाकों में ऐसा नहीं होता है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई और उच्चावच भी जलवायु को प्रभावित करती है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर कि भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम जो मानसून है। अब देखिए अगला आपका जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं इसको पहले करवा देता हूँ कि कोपेन के अनुसार भारत में जलवायु प्रदेश कौन से हैं और कोपेन ने जलवायु का जो वर्गीकरण किया है वो कितने भागों में किया है। तो मैं आपको बता दूं 8 भागों में किया है और तापमान और वर्षा इसके प्रमुख आधार रहे थे। मतलब क्वेश्चन अगर आता है कि कोपेन ने जलवायु का जो वर्गीकरण किया है वो कितने भागों में किया है, तो आपको बताना है कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है वो 8 भागों में किया है और तापमान और वर्षा इसके आधार रहे थे। आपको सिर्फ इनका नाम याद कर लेना और कहाँ कहाँ जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो पहला है लघु शुष्क ऋतु तथा मानसूनी प्रकार, जिसको हम AMW कहते हैं, और इस प्रकार की जलवायु पश्चिमी तट पे, मतलब भारत का जो लोकेशन है, देखिए यहाँ पर ऊपर मैप है तो इसमें समझा देता हूँ मैं। भारत में जो पश्चिमी तट है, मतलब ये जो इलाका है ये पश्चिमी तट है। कौन सा इलाका है? ये पश्चिमी तट है। तो यहाँ पर इस प्रकार से पहली जो जलवायु है वो पश्चिमी तट पे पाई जाती है, इसके साथ साथ के इलाकों में पाई जाती है। अगला देखिए इसमें कि ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मानसूनी प्रकार की, मतलब AS जलवायु कहाँ पाई जाती है। देखिए AS जलवायु जो है वो यहाँ पाई जाती है, इस इलाके में AS जलवायु पाई जाती है, इस इलाके में। इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। सवाना मतलब यहाँ पे जो बात की जा रही है तटवर्ती प्रदेशों की बात की जा रही है, तो तटवर्ती प्रदेशों के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे प्रायद्वीपीय भारत में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मान लीजिए देखिए यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं, मान लीजिए ये रहे आपके, इनको अगर छोड़ दीजिए, सिर्फ ये लाइन छोड़ दीजिए, जितना भी ये प्रायद्वीप भारत है, ये वाला नीचे वाला मान दीजिए या ऊपर का जो भी क्षेत्र है, यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, सवाना प्रकार की। ठीक है, अगला देखिए अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जो होती है, जिसको BSHW कहा जाता है। क्या कहा जाता है? BSHW कहा जाता है। इस प्रकार की जो जलवायु है वो गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में और कश्मीर के कुछ भागों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये बहुत याद रखिएगा, BSHW जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो आपका गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में पाई जाती है। अगला देखिए उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु, जिसको BWSW कहा जाता है, और याद रखिएगा ये केवल जलवायु जो है BSHW जो जलवायु केवल राजस्थान में, मतलब ये राजस्थान और यहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि आपका है कि शुष्क शीत ऋतु वाला प्रदेश, मतलब CWG, जो उत्तरी भारत के मैदान में अधिकतर जलवायु है। मतलब उत्तरी भारत, मतलब यहाँ पर जो उत्तरी भारत की बात की जा रही है, मतलब ऊपर का क्षेत्र ये रहा आपका उत्तरी भारत, और यहाँ पे इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मतलब CWG जलवायु आपके उत्तरी भारत के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जो प्रदेश है वो जलवायु पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। तो ये जो DFC जो आपकी जलवायु है, DFC जलवायु, ये आपके पूर्वी तट में, मतलब ये वाला जो तट आपका है, ये वाला ये तट यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए आपका ध्रुवीय जलवायु, मतलब ई जलवायु। देखिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा है और मैप में भी आ सकता है कि ई जलवायु कहाँ पाई जाती है।
तो आपको बता देना भैया ई जलवायु जम्मू कश्मीर के निकटवर्ती जो इलाके हैं, मतलब जम्मू कश्मीर मान लीजिए और जितने भी पर्वतीय इलाके हैं, मतलब यहाँ ई जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो हमारे प्रश्न हैं वो समाप्त हो चुके हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी प्रकार से हमारी वीडियोस को देखते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।